नमस्कार मित्रों, मैं उमेंद्र गोदरा। आज मैं बात करूंगा विद्युत क्षेत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में बात करूंगा आज आपके सामने। तो फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए आपको एक आवेश का पता होना आवश्यक है कि आवेश क्या होता है। आवेश आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत कण है। आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत कण है जो उस पदार्थ की एक विशेष अवस्था पर, जो किसी पदार्थ होता है ना, उसकी एक विशेष अवस्था पर जो मतलब एक उस पर उत्पन्न होने वाली जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। आवेश किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी पदार्थ होता है ना, कोई भी पदार्थ जैसे मान लो, उस पदार्थ के अंदर वो हमेशा क्या होता है? विद्यमान रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। और ये एक विशेष परिस्थिति आती है पदार्थ के ऊपर, तब ही ये पदार्थ के ऊपर क्या है? दिखने लगता है। तब हम इसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन एक फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने आवेश के ऊपर क्या किया था? रिसर्च किया था और देखा कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस प्रकार से आवेशों को, जो आवेश पर एक एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था। मैं बता देता हूँ अभी आपको कि उन्होंने एक कप पहले कांच की छड़ ली थी। कांच की छड़, किसकी छड़? कांच की छड़ ली थी और एक और कांच की छड़ ली थी। ठीक है, इन दोनों कांच की छड़ों को आपस में लेके गए, आपस में पास में लेके गए, तो उन्होंने ये पाया कि ये दोनों जो छड़ें हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या होती गई? दूर होती गई। कोई बात नहीं, उन्होंने छोड़ दिया इस बात को। इसके बाद में एक और किया था, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट, ये एबोनाइट और ये भी किसकी थी? एबोनाइट की थी। ये भी किसकी थी? एबोनाइट की थी। और इन दोनों को पास में लेके आए, तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक दूसरे से क्या हुए? मतलब प्रतिकर्षण किया इन दोनों के बीच में। तो भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सोचा कि ये भी एक दूसरे को मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्यों ना हम इन एक जो छड़ है, एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ को हम दोनों पास में लगाए, तो क्या मतलब एक्सपेरिमेंट होता है। तो इन्होंने एक कांच की छड़ ले ली, क्या कर लिया? तीसरा एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था और ये तीसरा एक्सपेरिमेंट। एक कांच की छड़ और ये एक एबोनाइट की छड़। किसकी छड़? एक एबोनाइट की छड़। इन दोनों छड़ों को पास में लेके आए, तो इन्होंने ये पाया कि इन दोनों के मध्य क्या है? आकर्षण है। क्या है? आकर्षण है। और जिससे ही इन्होंने इन दोनों आवेशों की पुष्टि की कि एक आवेश होता है कैसा? एक होता है धन आवेश। एक क्या होता है? एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये निष्कर्ष निकाला कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। आवेश के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम बात करते हैं आवेश की जो उपयोग होते हैं, मतलब आवेश की जो विशेषता क्या होती है। आवेश तो मैं बता देता हूँ आपको, अभी एक मिनट रुकना। हाँ, आवेश के बारे में इतनी जानकारी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। और इसके बाद में आता है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। प्यारे बच्चों, आवेश के गुणधर्म के बारे में मैं बात करूं तो पहले आता है कि आवेश की योज्यता, मतलब उनका योगफल। उनका योगफल किस प्रकार होता है? तो कि आवेशों का योगफल हमेशा ध्यान रखना। उन आवेशों की मतलब जो योज्यता करते हैं, अपन योग करते हैं, तो उसके लिए चिन्हों का ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार अपन सामान्यतः जोड़ और बाकी करते हैं, उसी प्रकार आवेशों की जो योज्यता होती है कि जो
प्लस आवेश है उसको प्लस के हिसाब से जोड़ते हैं, और जो माइनस आवेश है उसको माइनस के आवेश के हिसाब से जोड़ते हैं। इनमें चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में है कि आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता का मतलब होता है कि चाहे आवेश क्या हो, चाहे ये आवेश क्या हो, गतिमान हो, चाहे आवेश क्या हो, गतिमान हो, और चाहे आवेश क्या हो, स्थिर हो, आवेश का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें सिन्हा का ध्यान अत्यधिक रखा जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि आवेश है ना, जो मतलब इसका एक भाई क्वांटम होता है, आवेश का एक क्वांटीकृत मान होता है। इसका मान होता है एक क्वांटा, एक क्वांटा बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये होता है किसका मान, एक क्वांटा का मान होता है। आवेश एक क्वांटीकृत मान है कि जिस भौतिक राशि का आदान प्रदान मतलब एक सतत न होकर विविक्त होता है, सतत न होकर विविक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। उस भौतिक राशि की जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है, उसे क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में चौथा जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि आवेश क्या होता है, आवेश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश का एक संरक्षण होता है, और ये नियम, आवेश संरक्षण का नियम भी किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या दिया था, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम दिया था। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने यह भी बता दिया कि आवेश का संरक्षण का जो नियम होता है ना, ये मतलब किस प्रकार होता है कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, अपने प्रतिकण पॉजिट्रॉन से क्रिया करता है ना, अपने प्रतिकण पॉजिट्रॉन से क्रिया करता है, तो वो 1.0 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मतलब उत्सर्जन करने के पश्चात गामा किरणें भी उत्सर्जित करता है, गामा किरणें, और 1.02 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा करता है। और यदि वापस इनको, इस जो क्रिया होती है, इसको वापस यदि इसको अपन वापस क्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, प्रतिकण पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमको वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक संरक्षण प्राप्त होता है, उस आवेशों का संरक्षण प्राप्त होता है। इसीलिए ये नियम क्या है, आवेश के संरक्षण नियम पर भी आधारित है। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपके सामने, आवेश के लिए इतना ही काफ़ी है। 2021 के एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके बारे में मैं बात कर देता हूँ आवेश की मात्रक के बारे में। आवेश का मात्रक तो और सामान्यतः तो लगभग आपको को पढ़ना ही है, इसमें कोई समझाने जैसी बात है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में मैं बात करूँ आवेश की जो मात्रक होता है, सामान्यतः मात्रक के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन आ जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो वो आप सभी को बताइए क्या है, कूलम है, ठीक है। ये होता है किसमें, एसआई पद्धति में, ठीक है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और सीजीएस पद्धति में स्ट्रेट कूलम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नॉर्मल बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपके सामने, सीधा जाऊंगा उस टॉपिक पर, कूलम का नियम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 के एग्जाम के लिए। तो मैं कूलम का नियम सीधा हेडिंग लगाता हूँ, कूलम का नियम। फ्रेंड्स, कूलम ने ये बताया, कूलम भाई साहब ने ये बताया कि जब कोई दो आवेश मान लिया, ये क्या है, प्लस क्यू, और ये क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित होते हैं, इनके मध्य की दूरी क्या है, r है, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला बल, बल होता है ना, बल F,
ये क्या होगा, उन दोनों आवेशों की जो परिमाण होता है उनके गुणनफल के समानुपाती। क्यू मतलब ये मान लो Q1 ये Q2, प्लस माइनस अब नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ये Q1 ये Q2, ठीक है, Q1 और Q2 के तो वह समानुपाती, और ये दूरी होगी ना, इस दूरी की क्या होगा, ये देखो 1/r² के, ये होगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने बस यही बताया कि इन दोनों के मध्य, और इस पर हम क्या करते हैं, मतलब मैं यहाँ पर न लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ और अपना पूरा डेरिवेशन इस पर ही कर देता हूँ। कूलाम भाई साहब ने ये बताया कि जब दो कोई आवेश है, ये भी क्यू ये भी क्यू, तो कूलाम लॉ क्या कर रहा है कि F होता है वो समानुपाती है किसके, Q1 और Q2 के, क्या है ये, क्या है समानुपाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तो है ये समानुपाती, और 1/r² है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आई बात समझ में। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि भाई, अब इन्होंने ये बता दिया, इससे अपन कह सकते हैं Q1 और Q2 बराबर किसके, 1/r² के, और ये समानुपाती हटा तो क्या लगा, एक कांस्टेंट लगा Q1 Q2 अपॉन, ये है कूलाम का नियम। यहाँ पर के क्या है, के नियतांक है, के नियतांक है जिसका मान होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर होता है 9 × 10⁹ ओके। इसके बाद में मैं बात करूँ, यदि अपन, ठीक है इतना ज़्यादा है, इसके बाद में के का मान अपन ये रख सकते हैं यहाँ पर, बस कूलाम का नियम यही कहता है, ओके। इसके बाद में यदि इसका सदिश निरूपण की बात करें तो ज़्यादातर सदिश निरूपण अपने आता नहीं है, बस आपको यदि आएगा तो यही पूछा जाएगा कि कूलाम नियम क्या है। तो कूलाम नियम में आपको ये लिखना है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश, या फिर जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर दूरी पर स्थित होते हैं, तो दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो उन दोनों के परिमाण के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये नियम होता है ना, ये नियम किस पर आधारित है, वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग होता है ना, व्युत्क्रम का वर्ग किस पर, यदि व्युत्क्रम वर्ग का पूछ लिया आपको 1 नंबर में, ठीक है, तो क्या होगा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन कौन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी कौन करता है फ्रेंड्स, ये करता है कूलाम नियम, ओके। इसके बाद में कूलाम नियम के बारे में कोई ज़्यादा आता नहीं है, बस आपको आएगा तो कूलाम नियम को एक्सप्लेन करो, ये आएगा तो इतना आ जाएगा, आपको कर लेना है। इसके बाद में मैं बात करूँगा आपके सामने, ये आप ध्यान से, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि ये इससे आपको मतलब ज़्यादा आप इस किताबों के नज़दीक रहेंगे, और लॉकडाउन का आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाना, ना कि इसको कि भाई लॉकडाउन लग गया अब पढ़ना नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बात करूँगा, हाँ फ्रेंड्स, तो कूलाम नियम हो गया। अब कूलाम नियम के बाद में एक इम्पोर्टेंट आती है द्विध्रुव, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि द्विध्रुव की जो मेन जो द्विध्रुव होता है ना वो समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो मैं बहुत ही एक सटीक भाषा में समझाऊंगा। ये क्या है, ये है -q आवेश, और ये क्या है +q आवेश, ठीक है। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r है। ये पूरा निकाय है, तो ये निकाय क्या कहलाता है,
ये होता है फ्रेंड्स, बस पूरी बला यहीं पर है कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश, इसमें ये ध्यान रखना, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश तथा समान परिमाण के आवेश परस्पर आर दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे बना निकाय, मतलब जो कोई तंत्र होता है, निकाय होता है, कोई एक स्ट्रक्चर होती है, वही तो क्या है, द्विध्रुव है और कुछ भी नहीं है। अब आती है बात द्विध्रुव आघूर्ण की। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए कि जब दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आर दूरी पर स्थित होते हैं और जिससे बना जो निकाय होता है, ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए बात करें, किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है कि इस विद्युत द्विध्रुव की जो संरचना होती है विद्युत द्विध्रुव निकाय की, इसमें उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, क्यों, क्योंकि परिमाण समान है, इसलिए किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों के मध्य की दूरी के क्या होता है, गुणनफल की, बस गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, आप आर लेते हो, हमेशा लेते हो, तो इस जो विद्युत द्विध्रुव होता है ना, इसकी जो कंडीशन होती है ना, इसमें इसको क्या लेते हैं अपन, 2a लेते हैं दूरी को। बस आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, यदि आप आर लेते हो तो भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें मतलब विद्युत द्विध्रुव में जो स्पेसिफिक रूप से मतलब उन्होंने जो बुक्स में दे रखा है कि भाई इसमें 2a लेना है, तो अपन को भी 2 लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, P बराबर क्या होगा, किसी एक आवेश का परिमाण, ये ले लिया किसी एक आवेश का परिमाण, और इन दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी ये 2a वो क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस पूरी इतनी सी बात है। अब यदि अपन विद्युत द्विध्रुव की यदि मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम गुणा मीटर, ठीक है। और यदि इसकी विमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलम है, कूलम की विमा क्या होती है, क्यू की 80 और मीटर की L, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में मैं बात करूँ आपके सामने, ये विद्युत द्विध्रुव हो गई। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखाओं पर जो निकालते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले मैं बात कर देता हूँ विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। विद्युत क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या, जब कोई आवेश होता है, मान लिया ये क्या है, कोई एक आवेश है, ये क्या है, कोई एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, मतलब जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कोई क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेशित कण, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक अन्य आवेशित कण उपस्थित है Q नॉट, इसको अब यहाँ पर है और इसका क्षेत्र ओनली फॉर इतना है, ठीक है। तो हमको तो पता नहीं है भाई इसका कितना है, इसका कितना है। जब कोई इतना आवेश है, आवेशित भाई जो क्षेत्र है, इसमें किसी आवेश को अपन यहाँ लेके आए, ये यहाँ, अब ये Q नॉट यहाँ आ गया। अब क्या भाई किसी एक भाई किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेशित कण को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, तो वो इस आवेश का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में, किस प्रकार कि जब कोई आवेश है, Q आवेश है और ये Q नॉट आवेश है, जब किसी आवेश को, इस आवेश का ये क्षेत्र है, इस आवेश का ये क्षेत्र है
और इसके क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश है, इसको लाने पर इसके मध्य, क्योंकि किसी दो आवेश को लाएंगे, किसी दो आवेश के मध्य अन्योन्य क्रिया ही होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा वो। तो क्या होगा, इन दोनों का अनुभव करने से मतलब जो अनुभव करेगा तो इसको ये पता चलेगा कि भाई मेरे से ये आकर्षण और प्रतिकर्षण, इसका मतलब कोई आवेश है। इसका मतलब क्या होगा, हमको ये पता चला कि इस जो क्यू आवेश है इसका ये कितना क्या है, क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई बात समझ में। अब आती है नेक्स्ट आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस कुछ भी नहीं है कि एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसको क्या कहते हैं, ये होती है ई, इसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर होता है किसके, एफ और किसके, क्यू नॉट। अब यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश जिस पर परीक्षण किया गया है उसको क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। आई बात समझ में। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि भाई एकांक यदि इसको एक कर दें, क्यू नॉट बराबर क्या 1, तो ई बराबर क्या होगा, एफ होगा, ई बराबर एफ होगा। तो इस यही तो मैंने बोला कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आई बात समझ में। इसके बाद में ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही चीज़ है पूरी, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो पूरा मतलब फिजिक्स के अंदर आपको जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें मतलब ज़्यादातर काल्पनिक बातें करनी पड़ेगी। हाँ भाई ये विद्युत क्षेत्र होता है, इस पर यदि इसमें लाएंगे किसी बल को तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये विद्युत क्षेत्र है, किसका, ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। बस ये सोचने की जो क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी ना वही इस चीज़ को कवर कर पाएगा। ठीक है, मेरा मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें इस चीज़ को कि भाई हाँ ये चीज़ हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूँगा विद्युत क्षेत्र की, जो विद्युत क्षेत्र होने के बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, अपना टॉपिक हो गया है। इसके बाद में होती है कि एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है, सॉरी विद्युत बल रेखा है, मैं भी आपको बता देता हूँ। विद्युतीय बल रेखा, ठीक है। विद्युतीय बल रेखा क्या होती है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को छोड़ा गया जाए, यदि परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है ना, मतलब सही किस प्रकार की करता है, ये करता है, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसा किस प्रकार करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है ना उसको क्या कहते हैं, विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये तो चीज हो गई विद्युत बल रेखाओं की जो विशेषता होती है, ये चीज समझना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, ये मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एक मिनट रुकना, ये है यस, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा ये ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो विद्युत बल, इसकी गुणधर्म क्या होती है, इसकी गुणधर्म क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टीज यही होती हैं कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे जो रेखाएं होती हैं उसको क्या करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये चीज़ याद रखें, इसीलिए मैंने ये अभी बताया कि मतलब जो ये रेखा जैसे मान लो ये इससे निकलती है, ये इस प्रकार नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों एक जगह होने पर इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दो हो जाएगा, दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि संभव नहीं हो सकते। दो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र का होना संभव नहीं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और विद्युत क्षेत्र रेखा होती है ना वो समविभव पृष्ठ होता है। आप तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा जल्दी। जो समविभव पृष्ठ होते हैं ना उसके क्या होते हैं, ये लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, मैं भी शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ऐसा पृष्ठ जहाँ पर मतलब विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव का मान सभी मतलब जगह पर से जो विभव का मान होता है ना वो समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जहाँ पर जैसे इस बिंदु पर कोई आवेश है, इस बिंदु पर कोई आवेश है, इन दोनों की जो यदि इसको मैं यहाँ लेके जाऊँ, इसको मैं यहाँ लेके जाऊँ, यदि कोई कार्य करना पड़ेगा ना वो मतलब W क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है ना, समविभव पृष्ठ के लिए ये कंडीशन होगी। अब देखो ये हो गई, पहली हो गई क्या, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते,
और दूसरी बात होती है क्या कि ये क्या होती है, जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ, इसकी क्या होती है, ये लंबवत होती है। ठीक है, ये लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, मतलब आपको जब लगभग बुक्स के अंदर सारी मिल जाएगी कि मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है भाई, जो विद्युत बल रेखा है, इम्पोर्टेंस इसमें ये है, एक तो ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है ये, और एक होती है कौन सी, ये वाली, जो मतलब ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, इसके बारे में तो बुक्स के अंदर तो बहुत है, लचकदार डोरी, बोन वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक बार आपको रीडिंग मार लेनी है। इसके बारे में मैं बात बताऊंगा कि जो इसके बाद में चैप्टर लगभग पूरा है, 2 है, अक्षीय और निरक्षीय रेखाओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और मैं आज कह देता हूँ 2020 एग्जाम के लिए, किसके लिए, 2021 एग्जाम के लिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम हुए ये, तो उसके अंदर ये फिक्स आएगा, या तो अक्षीय पर आएगा, या तो अक्षीय पर आएगा, विद्युत अक्षीय विद्युत मतलब अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और या फिर आएगा किसके पर, निरक्षीय स्थिति पर से फिक्स है।